हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम 18 सेंचुरी इंडिया जो टॉपिक चल रहा है उसमें फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के जो रिपीटेड इन्वेजन्स हुए उनके बारे में आज हम समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशियंट और मेडिवल की सीरीज हमारी कवर हो चुकी है। कल्चर की सीरीज में हमारा इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो कवर हो चुका है और मॉडर्न में अभी हम 2-3 टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को देखें। इन सेशंस में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसा भी आप फील करते हैं। उसके अलावा इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री यानी कि चौहान सर हिस्ट्री से। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस के लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैं लाइव आता हूं और स्पेशल क्लासेस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कवर करी। अगर आप स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज नहीं कवर करी है तो मेरी रिकमेंडेशन है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 2010 से 2020 के क्वेश्चंस हिस्ट्री के ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मुझे डीएम करना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ गए यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है जो भी कंटेंट हमारा अपलोड होता है, राइट। उसके अलावा प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे आप चौहान_सर_हिस्ट्री, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। और अगर आप अभी कुछ सोच रहे हैं कि हम कोर्स खरीदें ना खरीदें तो एटलीस्ट 1 महीना या 6 महीने का कोर्स आप खरीद कर देखिए, इन्वेस्ट कर देखिए अपने ऊपर, राइट। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप आइकॉनिक प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं। और दिस इज़ द राइट टाइम। 26 मई तक ये ऑफर वैलिड है। जीएस ऑप्शनल, जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलता है और काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि लुक्रेटिव प्राइसेस हैं, राइट। ये नए प्राइसेस हैं, आपके सामने देख सकते हैं आप। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं सब्सक्राइब करूं अनअकैडमी के प्लान्स को तो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है वो डील्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। इस लिंक पर आप जाएंगे, आपको फर्दर आगे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि अगर आप करने जा रहे हैं प्रिपरेशन शुरू, सो दिस इज द राइट टाइम। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन फॉर यूपीएससी एक काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें 0 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फीस है। कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं होंगे, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा। बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर है। ये लिंक आपको हर नई वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप एक्सेस करें इस लिंक को, राइट। उसके अलावा राइज वर्ल्ड अफेयर अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान_सर_हिस्ट्री। और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और स्कॉलरशिप मिलती है टॉप रैंकर्स को। सो आप एनरोल करें मेरा कोड यूज करके चौहान_सर_हिस्ट्री, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमें पढ़ना है 18 सेंचुरी इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया का, वहां से फॉरेन इन्वेजन्स होने वाले हैं। क्यों हुए फॉरेन इन्वेजन्स? क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो क्या हो गया, कमजोर और डिसइंटीग्रेट हो रहा था इंडिया मुगल एम्पायर। सो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कमजोर हो जाने की वजह से फॉरेन इन्वेजन्स हुए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में डिक्लाइन ऑफ मुगल बताया कि डिक्लाइन ऑफ मुगल के कारण क्या हैं और कंसीक्वेंटली, तो हमने सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल समझा, डिक्लाइन ऑफ मुगल के क्या रीजंस हैं। सेकेंड टॉपिक में हमने कंसीक्वेंसेस देखे, तो कंसीक्वेंसेस में देखा हमने कि राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि हैदराबाद से लेकर बंगाल, अवध, मराठा, सिख,
ये कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो उठ खड़े हुए, राजपूत, जाट, बुंदेल, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं इन्होंने अपने अपनी अपनी टेरिटरी जो है वो कार्व आउट कर ली, यानी कि मुगल एम्पायर क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और हैदराबाद, बंगाल, अवध जैसी शक्तियों ने तो मुगल बैनर पहनकर रखा, क्योंकि ये मुस्लिम शक्तियों द्वारा रूल्ड रीजन था, तो इन्होंने मुगल बैनर पहनकर रखा जब तक इनको सर्व किया वो, उसके बाद उन्होंने मुगल बैनर भी उतार दिया। खैर, लेकिन इस डिसइंटीग्रेशन के फर्दर असर क्या हुआ, इस डिसइंटीग्रेशन का फर्दर असर यह हुआ कि दो बड़ी शक्तियों ने इंडिया पर नजर जमाई, दो बड़ी बाहरी शक्तियों ने। पहली है पर्शियन शक्ति, पर्शियन पावर्स, और फिर पर्शियन के सब्सिक्वेंट अफगानी, है ना, ठीक है। सो कहने का मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन से जो है वो नेचुरल बॉर्डर्स है इंडिया के, नॉर्थ वेस्ट रीजन, राइट, वहां से जो है वो शक्तियों ने एंटर किया इंडिया में। और दूसरा, यूरोपियन शक्तियां धीरे धीरे इंडिया में गतिविधि करना शुरू कर दिया। यूरोपियन शक्तियों ने, उनको पता चल गया कि मुगल्स कमजोर हो चुके हैं और अब हम एक्सपेंशन जो है वो कर सकते हैं। अभी तक वो केवल मुगल्स के सामने या जो भी लोकल शक्ति उनके सामने हाथ जोड़कर केवल ट्रेडिंग कंपनियों की तरह काम कर रहे थे। लेकिन 1739 के करनाल की बैटल के बाद यूरोपियन शक्तियों को पता चल गया कि अब जो है वो खत्म हो गया है, भारत में स्ट्रांग शक्तियां नहीं हैं और अब हम अपना पॉलिटिकल खेल खेल सकते हैं। तो 1940 के बाद भारत में हमें कैरनेटिक वॉर्स के रूप में यूरोपियंस का पॉलिटिकल खेल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर कैरनेटिक वॉर्स के बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो क्या बोलते हैं अफगान, एंग्लो नेपाल, एंग्लो बर्मीज। तो फिर हमें लाइन से कन्क्वेस्ट देखने को मिलेगा अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन सबकी शुरुआत कैसे हुई, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से। मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम करप्ट हो गया था। मनसबदार यानी कि जागीरदारी क्राइसिस बढ़ गया था। जागीरदारी क्राइसिस क्यों बढ़ा, एक्स्ट्रावेगेंस खर्चा ऑफ, ये सारे कारण हम देख चुके हैं, है ना। डिक्लाइन ऑफ मुगल में नहीं जाएंगे हम कि डिक्लाइन क्यों हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हम जानते हैं। कंसिक्वेंसेज में राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब उसके बाद हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, मुगल एम्पायर जो है वो घटकर केवल दिल्ली आगरा में रह गया उसका इन्फ्लुएंस, बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कार्व आउट हो गई। अब इसके बाद की कहानी क्या है, राइट। प्री ओरिएंटेड ये सेशन है जिसमें ऑप्शनल या मेंस के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट मैं तैयार करूंगा, बहुत जरूरी है, आप लोग जानते ही, हमेशा मैं करता ही हूं, ठीक है। और प्री ओरिएंटेड अगर ये सेशन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमने अंदाजा लगा लिया है कि किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चंस, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसके अलावा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, साइट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हमारा खासा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। खैर, और फैक्ट्स पर तो ध्यान होगा ही। शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिएगा कि इंडिया एक्सपीरियंस्ड फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन 19th century which exposed the weaknesses of Mughal empire and the other powers like Marathas too. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 18th सेंचुरी में इन्वेजन हुआ। उससे पहले कौन इन्वेजन किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उससे पहले मुगल्स खुद आए थे। तो मुगल्स खुद आए हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और मुगल बादशाह अकबर ने मेक श्योर किया है कि काबुल कंधार जो है वो स्ट्रांगली एडमिनिस्टर्ड रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप को प्रोटेक्टेड रखने का एक बहुत बड़ा तरीका, मतलब समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काबुल कंधार को कंसोलिडेटेड रखा जाए। क्योंकि काबुल और कंधार से ही पासेज हैं जिससे आप पंजाब, मुल्तान और सिंध में एंटर करते हैं। तो एक बार काबुल और कंधार चले गए हाथ से तो बहुत आसानी से शक्तियां पंजाब में एंटर कर जाएंगी, मुल्तान में एंटर कर जाएंगी। और अगर कोई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से पंजाब, मुल्तान को कंसोलिडेट कर लेता है तो ज़्यादा दूर नहीं है वो समय कि वो दिल्ली पर आक्रमण करे। दैट मीन्स अगर आपको दिल्ली को बचा कर रखना है तो आपको काबुल, कंधार अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा ताकि ये पासेज आपके कंट्रोल में रहे। मेक सेंस, राइट। अकबर ने यही किया। अकबर ने काबुल और कंधार को स्ट्रांग रखा। जहांगीर ने भी काबुल कंधार को स्ट्रांग रखा। शाहजहां ने भी काबुल कंधार को स्ट्रांग रखा। औरंगजेब तक काबुल कंधार स्ट्रांग रहा। और काबुल कंधार का गवर्नर औरंगजेब का लड़का मुआजम था। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुआजम को दिल्ली आना पड़ा सक्सेशन ऑफ वॉर करने।
और जैसे ही मुआजम ने काबुल कंधार को छोड़ा, पर्शियन शासकों ने काबुल कंधार को कंट्रोल कर लिया। और एक बार काबुल कंधार पर्शियंस के हाथ में आया, फिर उसके बाद पंजाब में एंटर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हमारा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि काबुल कंदाहार को प्रोटेक्टेड कैसे रखा जाता था? पर्शियन शक्तियां, ठीक है, काबुल कंधार में एंटर क्यों नहीं कर रही थी अकबर से लेकर औरंगजेब के टाइम तक? तो जवाब है कि हुमायूं जब भारत आया तो हुमायूं भारत आया है फारसी परचम लेकर, है ना। फारसी शाह ने कहा था ना हुमायूं को कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर जाओगे तुम, मेरे आर्टिस्ट लेकर जाओगे, शिया धर्म को शिया सेक्ट को लेकर जाओगे। हुमायूं लेकर आया, और हुमायूं के बाद अकबर से लेकर औरंगजेब तक सबने काफी अच्छे रिलेशन बना के रखे इस्फहान के साथ, यानी फारस के राजाओं के साथ, पर्शियन किंग्स के, पर्शियन बादशाहों के साथ काफी अच्छे रिलेशन बनाकर रखे। बहादुर शाह पहले के बाद, बहादुर शाह फर्स्ट के भी काफी अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि वो तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही तैनात था, इधर ही तैनात था मुआजम। ठीक है, औरंगजेब भले ही दक्कन में उलझा रहा हो, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कमजोर नहीं होने दिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसने अपने सबसे काबिल गवर्नर को बिठाया हुआ था, मुआजम को। ठीक है, और मुआजम के पर्शिया के बादशाह के साथ अच्छे रिलेशन थे जब तक वो औरंगजेब के अंडर था। लेकिन जब मुआजम दिल्ली पहुंचा और दिल्ली की पॉलिटिक्स में जब वो फंसा, तो पर्शिया के साथ धीरे धीरे रिलेशंस लेटर मुगल के खराब हुए, और पर्शिया के बादशाह के साथ बाकी के बाद के लेटर मुगल्स ने बदतमीजी करी है। पर्शिया के बादशाह के द्वारा भेजे गए एनवॉयज को बेइज्जत किया गया, उनके साथ क्रूएलिटी की गई, उनको मारा भी गया। ये पॉलिटिकल कारण है, इस कारण से नादिर शाह ने इन्वेड किया, लेकिन अन्य कारण भी हैं, आज हम समझेंगे। तो आपको बैकग्राउंड समझ आया ना कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोटेक्टेड है अकबर से औरंगजेब, क्यों? क्योंकि कंधार काबुल पर जो है वो शक्ति जमाकर बैठे हैं मुगल। लेकिन लेटर मुगल्स ने कंधार काबुल पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुआजम जो कंधार काबुल को छोड़कर आया है एक बार दिल्ली, उसके बाद और कोई भी लेटर मुगल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंसोलिडेट नहीं कर सका। और एक बार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर्शियंस के हाथ में चला गया तो फिर तो दिल्ली को लूटा जाना तय था। ठीक है, जो कि फिर 1739 में जाकर हुआ है। देख रहे हैं आप, फिर भी 40 साल बाद हुआ है, मतलब 40 तो नहीं, एटलीस्ट 30 साल रख लीजिए, 30 साल बाद हुआ है ना। बिसाइड्स अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, द डिफीट ऑफ मुगल्स और मराठास एनकरेज द फॉरेन पावर्स टू इंक्रीज देयर डोमिनेंस ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब मुगल्स और मराठा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर थे, शक्तिशाली थे। एटलीस्ट मुगल्स कमजोर हो गए थे, लेकिन मराठा तो शक्तिशाली थे। तो जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इन्वेजन आया फारसियों का नादिर शाह के अंडर, तो मराठाओं ने उनका सामना, मुगल्स ने उनका सामना किया। मुगल्स ने पर्शियन आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया, बट स्टिल डोमिनेट कर लिया गया दोनों मुगल्स और मराठों को, पर्शियन और फिर बाद में अफगानी आर्मीज ने। ठीक है, ध्यान रखना आपको। खैर, सबसे पहला देखते हैं नादिर शाह का इन्वेजन 1738-39। नादिर शाह जो कि बादशाह रहा किसका? फारस का। ठीक है, पर्शिया का। अब पर्शिया का बादशाह, और नादिर शाह कौन है? नादिर शाह एक तुर्कोमन है, तुर्की ट्राइब से बिलोंग करता है, अशफाहर नाम की एक तुर्की ट्राइब है, उससे बिलोंग करता है। और खुरासन वाले एरिया में ये एक्टिव था, और इवेंचुअली इसने फारस पर कंट्रोल किया धर्म से, मतलब इस्लामिक ये शिया सेक्ट का था, और फिर बाद में ये सुन्नी जफारी जो है वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इमामी शिया था और सुन्नी जफारी में कन्वर्ट हुआ है ये। तो खैर इस डेप्थ में हम ऑप्शनल में जाएंगे, वहां पर समझेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में शुरुआत में जब इस्लाम की शुरुआत आपको कराऊंगा तो हम शिया सुन्नी को एक बार क्लैरिटी कर लेंगे, और तुर्कियों का भी इतिहास हम ठीक से पढ़ेंगे, तो फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इन सबको समझने में। ठीक है, जनरल कॉजेज पढ़ते हैं। नादिर शाह ने इन्वेड क्यों किया इंडिया में 1739? बैटल ऑफ करनाल क्यों हुई? पहला पॉइंट, द जनरल डिटीरियोरेशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज विजिबल इन द नेग्लेक्ट ऑफ डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। मुआजम एक बार जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर छोड़कर आया है, उसके बाद किसी भी मुगल बादशाह ने, नॉट इवन बहादुर शाह, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की नहीं। और पर्शियन बादशाहों को पता था कि हिंदुस्तान के बॉर्डर है, हिंदुस्तान के लिए पहली फोर्टिफिकेशन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और काबुल कंदाहार,
यानी अगर कोई शासक काबुल कंधार को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो तो साफ साफ न्योता है उनके लिए कि पंजाब पर आकर कब्जा करें वो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब हैड kept a vigilant eye on the defense of northwest frontier and the Mughal provinces in that region. सो औरंगजेब के समय तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोटेक्टेड था। काबुल कंदाहार जो है वो सिटीज हैं, और कंदाहार के नीचे बलूच वाला जो रीजन है इसमें ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है, ईरानी से लेकर पश्तूनी ट्राइब्स रहती हैं, और काबुल कंदाहार के आसपास भी पश्तूनी ट्राइब्स रहती हैं, यहाँ पर पख्तूनी ट्राइब्स। और पख्तूनी ट्राइब्स जो है वो उनके अपने कानून है, वो तो किसी को शाह मानते नहीं, राइट। वो तो मतलब शाह को या सुल्तान को वो अपने बराबर का मानते हैं कि हम में से भी जो है वो कोई भी सुल्तान शाह बन सकता है। तो उनको कंसिलिएटेड रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर है, और खैबर, गोमल, बोलन ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिससे बहुत बड़े लेवल पर ज़मीनी मार्ग से ट्रेड चल रहा है फारस और हिंदुस्तान के बीच, या ऊपर क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के बीच। ठीक है, ये है, देखिए ये पर्शियन एम्पायर नादिर शाह का, और नादिर शाह ने फिर जो है वो एक्सपेंशन किया। देखिए नादिर शाह उज़्बेकों यानी सेंट्रल एशिया की तरफ मूव कर रहा है। नादिर शाह इधर रशिया की तरफ इसने मूव करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर बैटल में ये हार गया। उसके अलावा नादिर शाह काबुल के रास्ते देखिए आप, खैबर दर्रे को पार करते हुए ये दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली तक लूट मचाई है इसने। ठीक है, तो इस मैप को डाउनलोड कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। पड़ोसी देखिए कौन कौन है इसके, ऑटोमन एम्पायर है, ये पर्शियन एम्पायर, राइट, ये बलूचिस्तान की ट्राइब्स, और ये मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को काबुल और कंदाहार प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, और बलूचिस्तान की इन ट्राइब्स को कंसोलिडेट करके रखना है ताकि इधर से कोई एंटर ना कर जाए सिंध के एरिया में, और सिंध के एरिया से जो गुजरात ना एंटर कर जाए कोई। ठीक है, और ये मकरान कोस्ट को प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि इन कोस्ट के रास्ते जो है फिर वो पर्शियन गल्फ में ट्रेड हो रहा है मुगल्स का बड़े लेवल पर, राइट। दूसरी साइड ओटोमन्स जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जो है वो उज़्बेक हैं, राइट। तो ये आपको मैप जो है वो डिटेल में ध्यान रखना चाहिए इस मैप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मुगल प्रोविंस ऑफ काबुल वॉज वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेड एंड पीपल रेगुलरली पेड टैक्सेस। काबुल को बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट रखा गया अकबर के समय से ही, बहुत जरूरी था, क्योंकि आप जानते समझते हैं क्या जरूरत है काबुल की, राइट। द ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ वेस्ट वर पेसिफाइड एंड रेगुलर सब्सिडीज वर पेड टू देम. The roads towards India were kept open and a constant brisk communication of political intelligence had been maintained between Kabul and Delhi. काबुल से दिल्ली तक का ये जो पूरा रास्ता है इसको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी दुरुस्त रखा जाता था ताकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सारी खबर जो है वो लगती रहे। ठीक है, और ऐसा करना ज़रूरी भी क्यों है? क्योंकि कल को जो है, क्योंकि अफगानी रीजन है, और अफगानियों के बारे में मैंने आपको बताया ना, अफगानी लोग जो है वो मानते हैं कि शाह जो है वो हम में से ही एक है, राइट। सो डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप में वो मानते नहीं। सो और तिमूरी जो है वो डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप को मानते हैं कि जो तिमूरी बादशाह है वही बादशाह बनेगा। तो मैंने मुगल में आपको बताया है तिमूरी थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो और अफगानियों में डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो कहने का मतलब ये कि अफगान वाले रीजन में कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है, कभी भी कोई भी अफगानी ट्राइब स्ट्रांग होकर ये बोल देगी कि हम नहीं मानते मुगल बादशाह को, ठीक है, और हम नहीं मानते काबुल के गवर्नर को, हम बनेंगे यहाँ पर गवर्नर अब। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। तो काबुल जो है वो काफ़ी डेलिकेट, काबुल कंधार काफ़ी डेलिकेट रीजन है, राइट। However, after the departure of Prince Muazzam from Kabul in 1707, the administration of Kabul Ghazni became lax. तो मैंने बोला ना, मुआज़म जब दिल्ली की तरफ गया औरंगजेब के मरने के बाद, तब जाकर जो है वो काबुल कंधार का एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स यानी कि ढीला पड़ना शुरू हुआ। द जनरल रॉट that had eroded the vitality of empire was visible in the helpless condition of defenses of frontier. मुगल एम्पायर की का मतलब रॉटन कंडीशंस कहाँ से पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अगर आप अकबर से औरंगजेब तक ले लें, सबने बहुत बहुत कड़ी नज़र रखी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर, और अकबर से औरंगजेब तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कोई एंटर नहीं कर सका, जबकि पोटेंशियल एंट्री वहाँ से हो सकती है बड़ी शक्तियों की। ठीक है, द सेम जॉबरी, करप्शन एंड केयरलेसनेस विच हैड एक्सपोज गुजरात एंड मालवा। अब सेम चीज़ें गुजरात और मालवा में देखने को मिलती हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कमज़ोर हुआ, गुजरात और मालवा पर मराठों ने कैप्चर किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पर्शियंस ने कैप्चर किया, बंगाल ने अपने आप को आज़ाद कर लिया,
निज़ाम ने अपने आप को अलग कर लिया, अवध ने अपने आप को अलग कर लिया, पंजाब में सिख एक्टिव हो गए, राजपूतों ने अपने आप को अलग कर लिया, मुगल रह गए केवल दिल्ली और आगरा में। ठीक है। टू द अटैक्स ऑफ मराठास एक्सपोज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू द एम्बिशन ऑफ नादिर शाह ऑफ पर्शिया। तो जब नादिर शाह को पता चला कि भारत में तो मराठे गुजरात मालवा कैप्चर कर चुके हैं मुगल से, निज़ाम ने अपना एम्पायर अलग कर लिया, ठीक है, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, तो नादिर शाह को लगा, नादिर शाह ने ये कैलकुलेट पूरा, मतलब कैलकुलेट क्या, नादिर शाह को ऑब्वियस बात पता चल गई कि मुगल एम्पायर कमज़ोर है, अब दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है। ठीक है। और नादिर शाह, अब मैंने आपको बताया ना कि पर्शिया अभी तक ऐसा अटैक क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मुगल बादशाहों ने पर्शिया के साथ काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हुए थे, लेकिन लेटर मुगल्स ने पर्शिया के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए। इस पॉइंट को नादिर शाह ने बहाना बनाकर इन्वेड कर दिया। ठीक है। इमीडिएट कॉजेज देखते हैं क्या है। द इंडिफरेंस विद विच द मुगल एम्परर ट्रीटेड द एनवॉयज ऑफ नादिर शाह एंड क्रूअल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द लास्ट एमिशरी वॉज मेड एन एक्सक्यूज बाय नादिर शाह टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने जो एनवॉय भेजे थे उनको मारा गया। ठीक है। उनके सर कलम करवा दिए गए, टॉर्चर किया गया उन्हें। ठीक है। और इससे नादिर शाह भड़क गया। अब अगर आप किसी एमिसरी को, राजदूत को अगर मार देते हैं, सो दैट मीन्स आप युद्ध का न्योता दे रहे हैं साफ साफ, राइट। सो ये है पहला इमीडिएट कारण। ठीक है। दूसरा, बिसाइड्स मुगल एम्परर हैड इंसल्टेड नादिर शाह बाय डिसकंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स विद पर्शियन कोर्ट में नादिर शाह असेंडेड टू थ्रोन। अब नादिर शाह जो है वो तुर्कोमन था, ठीक है, और ईरानी फारसी, मतलब जो पर्शियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अभी तक ईरानियों के हाथ में था, और नादिर शाह वज़ा तुर्कोमन। तो मुगल बादशाह ने नादिर शाह की इस तरह इंसल्ट करी कि तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुम एक तुर्कोमन हो, तुम ईरान पर शासन करना डिजर्व ही नहीं करते, ईरान में तो कोई पुराना फारसी अरिस्टोक्रेट बैठना चाहिए। ठीक है। इस बात से नादिर शाह भड़क गया कि ऐसे कैसे बेइज्जती कर दी तुमने हमारी। ठीक है। हाउएवर द रियल कॉजेज ऑफ, अब लेकिन ये है पॉलिटिकल कारण, लेकिन जो इकोनॉमिक कारण है वो क्या है, नादिर शाह को पता चल गया था कि मुगल बादशाह कमज़ोर है और इंडिया की जो वेल्थ है, जो इंडिया की मतलब प्रॉस्पेरिटी है, उसका फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है। नादिर शाह's invasion of India are to be found in the ambition of Nadir Shah on one hand and apparent weakness of Mughal Empire on other. Nadir had heard about fabulous wealth of India and his greed was excited. नादिर को पता था भारत में बहुत पैसा है दिल्ली में, और वो पैसा जो है वो लूटने के लिए सही समय है अब, क्योंकि मुगल कमज़ोर है, बहुत आसानी से दिल्ली तक पेनिट्रेट किया जा सकता है, राइट। टू टॉप ऑल नादिर हैड रिसीव्ड, उसके अलावा नादिर को कई भारतीय अमीरों ने, क्योंकि भारत में तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी फैक्शंस हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, तो तुरानियों ने डेफिनेटली जो है वो इनवाइट किया होगा, तुरानी अमीरों ने, कि आओ और आप लोग जो है वो यहाँ पर आकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेट करो, मुगल जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं। To top all, Nadir had received definite information about the wretched condition of the Mughal administration and the internal dissension which had sapped its vitality. This belief of his was fortified by a number of letters of goodwill and invitation he had received from Indian amirs soliciting him to invade India. ठीक है। तो कई आमिर तुरानी भी होंगे और कई ईरानी आमिर भी जो है वो इनवाइट कर रहे होंगे कि आओ इंडिया पर अटैक करो। क्यों? क्योंकि तुर्कोमन तो है ही नादिर शाह और ईरान पर वो शासन कर रहा है, तो ये दोनों सेट ऑफ नोबिलिटीज़ जो हैं वो, इनको फ़ायदा होने वाला है अगर तुरानी आता है इंडिया में, और अफ़गानियों को भी फ़ायदा ही हो ही जाएगा, अफ़गानी को भी फ़ायदा, क्योंकि उन्हीं के रीजन्स में, मतलब तुरानी के पड़ोस में ही अफ़गानी चीफ्स भी। ठीक है। सो खैर, nevertheless, many of Amirs have sent letters of goodwill to invite Nadir Shah to invade India because Mughal administration जो है वो wretched हो चुका है, बिल्कुल करप्ट हो चुका है, राइट। अब नादिर शाह जो है वो इन्वेड करता है, मन बनाता है। सो इमीडिएट कारण है, नादिर शाह के इन्वॉय को हरास किया गया, नादिर शाह को डिसरिस्पेक्ट किया गया, और नादिर शाह को कई सारे इन्विटेशंस मिले। ठीक है। अब ये सब देखकर नादिर शाह सोचता है कि चलो भारत पर लूट मचा के आई जाए। बैटल ऑफ करनाल होती है सब्सिक्वेंटली, February 24, 1739 was a decisive victory for नादिर शाह, द शाह ऑफ ईरानियन अफशाहर डायनेस्टी। अफशाहर जो है वो क्या है?
तुर्की ट्राइब इनकी अफशार डायनेस्टी ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ऑफ मुगल इंडिया। शाहज फोर्सेज डिफीटेड द आर्मी ऑफ मुहम्मद शाह विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर पहले तो मुहम्मद शाह की आर्मी को हराया, सादत खां को कैप्चर किया, और फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो नरसंहार किया है दिल्ली में वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब मंगोल्स भी इस तरह का नरसंहार नहीं करते थे कई बार, वैसे मंगोल्स तो करते ही थे ऑब्वियसली, लेकिन मंगोल्स ऐसा कह सकते हैं आप, मंगोल्स के लेवल का नरसंहार जो है वो तिमूर के लेवल का नरसंहार कह लीजिए, तिमूर के लेवल का नरसंहार जो है नादिर शाह ने दिल्ली में किया। डिस्पाइट बीइंग हेवनली आउट नंबर्ड 6-1, देख रहे हैं 6-1 आउट नंबर्ड थे नादिर शाह की सेना, बट नादिर शाह की सेना वॉज वेल इक्विप्ड, नई तरह की आर्टिलरीज थी उनके पास, पेविंग द वे फॉर पर्शियन सैक ऑफ दिल्ली। राइट, सो ये बैटल ग्राउंड है। देखिए मुगल सेना जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है, नादिर शाह की सेना छोटी है, बट स्टिल मुगल सेना पर जो है वो नादिर शाह की सेना भारी पड़ गई। वैसे हमें बैटल की जो मतलब घटनाएं हैं कि बैटल ग्राउंड पर क्या हुआ वो हमें नहीं पढ़नी होती, ठीक है, बट स्टिल मैंने ये इमेज इंक्लूड करी है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। इसको एक बार देखिएगा कि कहाँ पर किसने अटैक किया है, ठीक है, कैसे अटैक किया है। The enormous plunder gained in Delhi caused Nadir to issue an imperial decree removing all taxes for a total of 3 years. हिंदुस्तान से और दिल्ली से इतनी लूट करके गया नादिर शाह कि 3 साल तक उसने टैक्स ही नहीं लिया अपने लोगों से फारस में। 3 साल तक उसने टैक्स, समझ रहे हैं, पूरे राष्ट्र से, पूरे अपने एम्पायर से टैक्स ना लेना 3 साल तक, कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी लूट लेकर गया होगा। उसके अलावा तख्तो तौस लेकर गया, कोहिनूर लेकर गया, ठीक है। द बैटल वॉज कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ नादिर शाहज इन्वेजन ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान इन इन्वेजन वाया काबुल एंड पेशावर। नादिर लेड हिज फोर्सेस साउथ टुवर्ड्स, तो कैसे एंटर किया उसने, काबुल को कंट्रोल किया, फिर पेशावर के रास्ते वो इंडिया मतलब दिल्ली की तरफ एंटर किया, राइट। नेक्स्ट आता है अहमद शाह अब्दाली। तो पहला इन्वेजन किसका है, नादिर शाह का। नादिर शाह के इन्वेजन के कारण भी देखे हमने और कंसिक्वेंसेस भी देखे। कंसिक्वेंटली नादिर शाह वापस चला गया, नादिर शाह ने एडमिनिस्ट्रेशन सेट नहीं किया दिल्ली में, नादिर शाह आया, लूटा और वापस चला गया, और दिल्ली में जो है वो मुगल बादशाह वापस गद्दी पर बैठ गया, लेकिन गद्दी बैठने को थी नहीं क्योंकि तख्तो तौस तो ले गया, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली को इतनी बुरी तरह लूटा नादिर शाह ने कि दिल्ली से बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो लखनऊ असाइलम लिए। 1739 के बाद लखनऊ जो है वो धीरे धीरे एक बड़ा जो है वो क्या आप कह सकते हैं कि ट्रेड का एज वेल एज ट्रेडिशन का, कल्चर का सेंटर जो है वो बना, ठीक है, ओइंग टू द इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह को असैसिनेट कर दिया गया 1747 में, और अहमद शाह अब्दाली बहुत लॉयल जनरल था नादिर शाह का, बट अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी एक क्या है, एक अफगानी चीफ था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वॉज अ यंग अफगान ऑफिसर ऑफ नोबल lineage. Nadir Shah held a high opinion about his merits. After the assassination of Nadir Shah in 1747, Ahmad Shah declared himself as ruler of Kandahar. ठीक है, सो जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु हुई, अहमद शाह ने कंधार पर अपना शासन जो है वो घोषित कर दिया। फिर आप जानते हैं कंधार के बाद उसने काबुल कैप्चर किया होगा, ठीक है, और फिर काबुल कंधार के रास्ते उसने फिर से दिल्ली की तरफ कूच किया, राइट। ही ऑल्सो इशूड कॉइन्स बेयरिंग हिज नेम। अब ये है, देखिए अहमद शाह दुर्रानी का एम्पायर। खुरासन में निशपुर, ठीक है, अफगानिस्तान में हेरात, बल्ख, काबुल, पंजाब में पेशावर, पंजाब में आगे लाहौर, क्वेटा, नीचे मुल्तान, सिंध तक सारा रीजन, बलूच, ये सारा रीजन जो है वो कैप्चर किया किसने, अहमद शाह दुरानी ने, ठीक है। और अहमद शाह दुरानी एस्टेब्लिश द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अफगानिस्तान किसने सेट किया, तो अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान बनाया, राइट। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अफगानिस्तान के पास कोस्ट लाइन नहीं है। देखिए अफगानिस्तान के पास मकरान कोस्ट लाइन थी, वो तो अंग्रेजों ने जो है वो अफगानिस्तान से मकरान कोस्ट लाइन छीन ली है, राइट। डुरांड लाइन सेट ही इस तरह की गई है कि अफगानिस्तान को कोस्ट लाइन ना मिले, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। खैर आगे जब मैं आपको समझाऊंगा एंग्लो अफगान वॉर तो वहां पर हम ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे। Soon after he seized Kabul and found the modern kingdom of Afghanistan. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। He enlisted a large army of 50,000 as the rightful successor of Nadir. He claimed the Western Punjab. नादिर के कंट्रोल में था वेस्टर्न पंजाब वाला रीजन,
ठीक है, यानी ये सब रीजन काबुल कंधार वाला। सो काबुल कंधार पूरे रीजन पर जो है उसका क्लेम था, और सभी बाकी जो पख्तूनी ट्राइब्स हैं उन्होंने मिलकर जो है वो अहमद शाह अब्दाली को कॉर्नेट कर दिया। मैंने बोला ना कि आपस में चूज कर लेते हैं, अफगानी ट्राइब्स आपस में चूज करते हैं अपने लीडर को, तो उसी तरह अहमद शाह को चूज कर लिया गया। ही इन्वेडेड 5 टाइम्स, इंडिया को इन्वेड किया उसने। ही इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स एंड फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और इंपॉर्टेंट बैटल कौन सी रही? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अगेंस्ट मराठास। अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन हेस्टेंड द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाद तो फिर मुगल एम्पायर नहीं टिक सका, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैसे तो 1760 तक मराठों ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था, और मुगल बादशाह इस समय दिल्ली में था नहीं, मुगल बादशाह इस समय बैठा रहता था अवध में। ठीक है, सो दिल्ली के आसपास जो है वो रोहेल बंगश पठान अपना कंट्रोल कर कर बैठे हुए थे। रोहेल बंगश पठान है, दैट मीन्स अफगानियों को उन्होंने साथ दिया होगा, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज इन्वेजन फर्दर एक्सपोज द रॉटनेस ऑफ मुगल एम्पायर एंड क्रिएटेड एनार्की एंड कंफ्यूजन ऑल राउंड। सो पंजाब के एरिया में लगातार वो एंटर करके लूट कर जाता रहता था। इससे पंजाब में जो डिसेंशन क्रिएट हुआ है, वहीं से सिख मिसलों ने इन डिसेंशन का फायदा उठाकर इवेंचुअली सिख एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। सो शैलो वॉज द रियलिटी ऑफ मुगल एम्पायर दैट द न्यू एम्पर शाह आलम सेकंड वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली फॉर 12 years and was escorted to his throne in 1772 only by Marathas। 1760 के बाद मुगल बादशाह 12 साल तक दिल्ली में एंटर ही नहीं किया। ठीक है, क्यों? उसको लगता था कि रोहिले हैं, पठान जो है मुझे मार देंगे, राइट। और मराठों ने जाकर जो है वो शाह आलम को गद्दी पर बिठाया। फिर शाह आलम की बेचारे की किस्मत इतनी खराब, बाद में शाह आलम को अंधा कर दिया गया। फिर अंग्रेजों ने शाह आलम को धरा, अंग्रेजों ने जो है पेंशन देकर जो है वो बिठाए रखा उसे। तो शाह आलम, और मतलब कुदरत की बात यह है कि शाह आलम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, चांसेस थे कि शाह आलम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। ठीक है, बहादुर था, मतलब करेजियस था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मुगल एम्पायर अब संभाले जाने के मतलब उससे बाहर निकल गया था। अब कंट्रोल आप नहीं कर सकते थे, मतलब बियॉन्ड रिडेम्पशन कह सकते हैं आप। मुगल एम्पायर वॉज बियॉन्ड रिडेम्पशन। The Rohilla leaders Najib-ud-Dawla and later his son Jabita Khan and grandson Ghulam Qadir exercised undisputed power at Delhi। ये 1760 या उससे पहले से लेकर 1772 तक रोहेलों ने अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल रखा, मतलब उससे आगे भी 1772 से आगे भी, लेकिन 1772 में तो मराठे शाह आलम सेकंड को ले आए ना, बट स्टिल रोहेलों का कंट्रोल दिल्ली पर था। On 30 July 1788, Ghulam Qadir took possession of Royal Palace and deposed Shah Alam and later blinded him completely। ठीक है, 1772 के बाद 1788 में गुलाम कादिर, ग्रैंडसन ऑफ नाजिबुद्दौला रोहिला लीडर, आया और उसने शाह आलम सेकंड को अंदर कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद दिल्ली पर मराठा लीडर्स आए। फिर इट वॉज द मराठा लीडर महाजी सिंधिया who recovered Delhi for the emperor once again in 1788। तो देख रहे हैं मराठा फिर से दिल्ली रिकवर करके दे रहे हैं। इन 1803 इंग्लिश कैप्चर्ड द इंपीरियल सिटी एंड शाह आलम सेकंड बिकेम अ पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1803 में लाल किले पर अंग्रेजी झंडा लग गया। ठीक है, तो ये है डाउनफॉल ऑफ शाह आलम सेकंड। ठीक है, खैर अब देखते हैं हम बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ। 1760 में मराठों ने रीइंस्टेट किया शाह आलम सेकंड को वापस दिल्ली में, राइट। और फिर उसके बाद नादिर शाह जो है वो पहुंचते हैं, सॉरी नॉट नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं, राइट। द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत, अबाउट 60 miles या 97 kilometers नॉर्थ ऑफ दिल्ली, बिटवीन नॉर्दर्न एक्सपीडिशनरी फोर्सेज ऑफ मराठा एम्पायर एंड द फोर्सेज ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली, supported by 2 Indian Muslim allies, Rohilla Afghans of the Doab and Shujauddaulah Nawab of Awadh। ठीक है, सो अहमद शाह अब्दाली अफगानी, ठीक है, और इसका साथ दिया रोहिलों ने और अवध ने। अवध और रोहिलों की बाउंड्री जो है वो मिलती है बिल्कुल। रोहेल दिल्ली पर काफी लंबे समय तक कब्जा करके बैठे थे, और दिल्ली पर कंट्रोल के लिए रोहेलों और मराठों के बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा था। और बहादुर शाह, सॉरी नॉट बहादुर शाह, लेकिन मुगल बादशाह का जो है वो यूज करके, कठपुतली की तरह मुगल बादशाह को यूज किया जा रहा था दिल्ली पर
कंट्रोल करने के लिए, बोथ रोहेल और मराठों के द्वारा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अहमद शाह अब्दाली आता है दिल्ली को लूटने। राइट, सो ये पानीपत की बैटल का मैप है। राइट, दिस इज, यहां पर जो है वो बैटल लड़ी गई। ये मराठा कैंप है। दिल्ली से बागपत की तरफ अफगान फोर्सेस मूव करती हैं, यमुना क्रॉस करती हैं और फिर अचानक से मराठों से वो मिलती हैं पानीपत के मैदान में और युद्ध होता है। राइट, और डर ये था कि मराठे कहीं कंदाहार की तरफ मूव ना कर जाएं या लाहौर वाले एरिया को ना कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना कि बैटल ग्राउंड में क्या घटनाएं घटी हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मिलिटरली द बैटल पिटेड द फ्रेंच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मराठों के पास क्या वेपन्स थे और अफगानियों के पास क्या वेपन्स थे? मराठों के पास संख्या कम थी, अफगानियों के पास संख्या ज्यादा थी, क्योंकि कंबाइंड फोर्सेस थी, रोहेल भी जुड़े हुए थे और अवध भी जुड़ा हुआ था। लेकिन मराठों के पास आर्टिलरी, मॉडर्न आर्टिलरी थी फ्रेंच। ठीक है, पिटेड द फ्रेंच ओरिजिन आर्टिलरी एंड कैवलरी ऑफ द मराठास अगेंस्ट द हैवी कैवलरी एंड माउंटेड आर्टिलरी, जिसको जंबूराक कहते हैं, जो ऊंट के ऊपर माउंट की जाती है आर्टिलरी, और जिजाली जो है वो एक तरह की राइफल है। राइट, ऑफ द अफगान्स एंड रोहेलाज लेड बाय अहमद शाह अब्दाली एंड नाजिबुद्दौला। रोहेला को लीड कर रहा है, बोथ एथनिक अफगान्स। राइट, मराठों के पास क्या है? फ्रेंच आर्टिलरी, और फ्रेंच ने मराठा कैवलरी को ट्रेन किया है, और यानी कि यूरोपियन लाइंस पर मराठा कैवलरी ट्रेंड है। राइट, द बैटल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवेंटफुल फॉट इन द 18th century and has perhaps the largest number of fatalities in single day reported in a classic formation battle between two armies. सिंगल डे में सबसे ज्यादा मौतें हुई। अब यहां पर ध्यान रखेंगे आप, अफगानी सेनाओं की संख्या कम थी, मराठा सेना की संख्या ज्यादा थी, बट स्टिल मराठा सैनिक ज्यादा मरे। ठीक है, क्यों मरे? क्योंकि मराठे ना अपने साथ एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रहे थे, वो थे पिलग्रिम्स। मराठों के साथ लगभग 3 लाख की संख्या में नॉन कॉम्बैटेंट्स थे, आम जनता थी, जो कि मराठे जो हैं वो सेंट्रल इंडिया से आए थे और वो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को घूमना चाहते थे। ठीक है, पिलग्रिमेज करने आए थे वो, और 3 लाख की संख्या मराठा सैनिकों के प्रोटेक्शन में 3 लाख की संख्या में ये पिलग्रिमेज घूम रहा था। और इन पिलग्रिमेजेस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अफगानी कहीं इनको मार ना दे, मराठे सेनाओं ने अपनी आहुति दे दी। इसलिए मराठा सेनाओं का हार जाने के बाद, पानीपत की बैटल में हार जाने के बाद कई दिनों तक मराठा सेना के सैनिक मरते रहे। क्यों? क्योंकि वो इन पिलग्रिमेजेस को प्रोटेक्ट कर मतलब पिलग्रिम, ये जितने भी बेचारे पिलग्रिम्स जा रहे थे, राइट, पिलग्रिमेज पर जा रहे थे लोग, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे मराठा सेना। ठीक है, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ मराठास। मराठा के फेलियर का कारण क्या रहा पानीपत की लड़ाई में? सबसे पहले तो सुपीरियर न्यूमेरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अफगान आर्मी। अफगान आर्मी के पास संख्या ज्यादा थी और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी। दुरानी हैड बोथ न्यूमेरिक एज वेल एज क्वालिटेटिव सुपेरियरिटी ओवर मराठास। कंबाइंड मुस्लिम आर्मी वाज मच लार्जर। कंबाइंड अफगानियों की जो लेकर आया है दुरानी अपने साथ, उसके अलावा रोहेल अफगानियों की और अवध की। राइट, तीनों कंबाइंड फोर्सेस जो हैं वो मराठों से संख्या में ज्यादा थी। Though the infantry of the Marathas was organized along European lines and their army had some of the best French-made guns of the time, their artillery was static and lacked mobility against the fast-moving Afghan forces. अब आप लोग जानते हैं नॉर्थ वेस्ट से आने वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो फास्ट मूविंग कैवलरी पर डिपेंडेंट रहती हैं, उनके घोड़े फास्ट मूविंग घोड़े। राइट, लेकिन यहां पर गेम चेंज हो गया। जो फ्रेंच आर्टिलरी है वो व्हील्ड आर्टिलरी है, बड़ी बड़ी। ठीक है, सेम गोल मुगल टाइम्स में भी। मुगल नादिर शाह के साथ जब मुगल की लड़ाई हुई ना, तो मुगल आर्टिलरी भी बड़ी बड़ी तोपें, हाथी और बैल उनको खींच रहे हैं, बहुत स्लो है, और नादिर शाह अपने साथ फास्ट मूविंग जो है वो आर्टिलरी लेकर आया है। राइट, सेम गोज फॉर अहमद शाह। अहमद शाह भी अपने साथ फास्ट मूविंग आर्टिलरी लेकर आया, ऊंट के ऊपर बांध रखी है उसने, और बहुत तेजी से वो अटैक करती हैं। ठीक है, द हैवी माउंटेड आर्टिलरी ऑफ अफगान्स प्रूव्ड मच बेटर इन बैटलफील्ड देन द लाइट आर्टिलरी ऑफ मराठास। ठीक है, अब देखिए दोनों हैं, हैवी और लाइट आर्टिलरी मराठों के पास भी थी, हैवी और लाइट आर्टिलरी अफगानियों के पास भी थी। ठीक है, अफगानियों में दोनों हैवी और लाइट दोनों आर्टिलरीज जो हैं वो बेटर थी मराठों से। लाइट आर्टिलरी उनकी माउंटेड थी घोड़ों के ऊपर और ऊंटों के ऊपर, और हैवी आर्टिलरी उनकी वेल व्हील्ड थी, मतलब अच्छे पहिए थे और काफी अच्छे से वो मूव कर सकती थी।
एज कंपेयर टू दोनों लाइट और हैवी आर्टिलरी दोनों मराठों की, भले ही फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो या यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, बट स्टिल जो है वो अफगान से बेटर नहीं थी। तो कहने का मतलब यहां पर मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा मतलब यह है कि अफगान मिलिट्री न्यूमेरिकल एज वेल एज लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ जो है वो बेटर थी मराठों से। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मराठे गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, हेड ऑन बैटल्स करने में मराठे एक्सपर्ट नहीं थे, और अफगानी हेड ऑन बैटल्स करने में एक्सपर्ट थे। ठीक है। मराठा, नेक्स्ट चीज, मराठों के पास एलाइज नहीं थे। मराठों ने एक्सपेंड करने के चक्कर में राजपूतों को सबड्यू कर रखा था, राजपूतों पर चौथ सरदेशमुखी लगाए हुए थे और उल्टे सीधे टैक्स लगाए हुए थे। और आप लोग जानते हैं कि जो राजपूतों की इज्जत नहीं करेगा राजपूत उनके साथ नहीं देते। तो मराठों ने राजपूतों को इज्जत से नहीं रखा, समय आने पर राजपूतों ने मराठों का साथ नहीं दिया। दूसरी चीज, दिल्ली के आसपास जाट रह रहे हैं, जाटों के साथ जो है फिर वही चौथ और सरदेशमुखी जाटों पर भी लगाया गया। सो जाटों और राजा, जो जाट राजा सूरजमल है उसने भी जो है वो मराठों का साथ नहीं दिया। तीसरा, सिखों के साथ अच्छा रिलेशन मराठों ने नहीं बनाया, सिखों पर भी जो है वो मराठों ने इसी तरह के उल्टे सीधे टैक्स लगाए। तो मराठे ये जो टैक्स लगा दे रहे हैं, मराठे जो रेड डालते रहते थे, ठीक है, और मराठे जो खुद को सुप्रीम शक्ति एस्टेब्लिश करने के चक्कर में दूसरों के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी नहीं अपना रहे थे, तो बैड गवर्नेंस तो है ही, लेकिन उसके अलावा डिप्लोमेसी में भी जो है वो मराठे चूक गए नॉर्थ इंडिया में। इसका घाटा उनको 1761 की लड़ाई में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जब बैटल फील्ड में आने की बारी आई तो ना ही राजपूत आए, ना ही जाट आए, ना ही सिख आए। और ये तीन शक्तियां अगर जुड़ जाती, राजपूत और जाट और सिख अगर तीनों जुड़ जाते, तो दुर्रानी कुछ नहीं कर पाता। इनफैक्ट रिट्रीट करने का भी टाइम नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि पीछे सिख खड़े होते। ठीक है। द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मराठास वॉज दैट दे वेंट टू वॉर विदाउट एलाइज। विदाउट एलाइज चले गए मराठे, मुगल सेना को लेकर चले गए, थोड़ी सी मुगल सेना। दे वर एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम देयर एलाइज राजपूत, जाट एंड सिख। अब देखिए मराठा फोकलोर में इसको इस तरह पोर्ट्रे किया गया है कि राजपूतों ने साथ नहीं दिया, जबकि आप ये भी कह सकते हैं कि राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार मराठों ने नहीं किया, राजपूतों पर उल्टे सीधे टैक्स लगाए। राजपूतों को छेड़ना ही क्यों? जब जब क्या बोलते हैं, मुगल्स ने राजपूतों के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई, तो आपने क्यों नहीं सीखा? आपने क्यों नहीं राजपूतों के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई? अगर राजपूतों को कंसिलिएट करके रखते मराठे तो दुर्रानी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है। बट नन ऑफ देम सपोर्टेड मराठाज इन द बैटल। ठीक है। सो राजपूत, जाट और सिख मराठों के साथ नहीं जुड़े। दिस वॉज मेजर रीजन फॉर देयर फेलियर्स। द मराठाज हैड इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर ऑफ राजपूत स्टेट्स। मुगल राजपूत स्टेट्स के इंटरनल अफेयर से दूर रहते थे। उनको पता था कि राजपूत बहुत टची फीली हैं इस मामले में, कि उनके इंटरनल मामले में अगर कोई घुसेगा तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। राइट। प्रेजेंट डे राजस्थान एंड लेवाइड हैवी टैक्सेस एंड ह्यूज फाइन्स ऑन देम। दूसरा, दे हैड आल्सो मेड लार्ज टेरिटोरियल एंड मॉनिटरी क्लेम्स अपॉन अवध। अब अवध के साथ भी लड़ाई चल रही है। ठीक है। मराठों की इलाहाबाद वाला रीजन जो है वो आधा मराठों ने कैप्चर कर रखा है, जबकि अवध कह रहा है कि ये बाउंड्री बना लेते हैं इससे। राइट। सो अवध के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए अवध ने जो है वो नेचुरली साथ किसका दिया? अफगानियों का। ठीक है। देयर रेड्स इन जाट टेरिटरी हैड रिजल्टेड इन लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑफ जाट चीफ्स लाइक सूरजमल। और जो रेड डालने वाला काम मराठे करते थे, गांव के गांव लूट लेना, शहर के शहर, मार्केट के मार्केट लूट लेना, समझ रहे हैं? एक बैड गवर्नेंस है। आप मार्केट क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप डिप्लोमेसी से खेलकर कंट्रोल करके उसी मार्केट से अपनी इकोनॉमी को, समझ रहे हैं? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सोच सकते हैं कि मार्केट को तोड़कर, मार्केट को खराब करके क्या मिलेगा? सूरत में लूट मचाई, सूरत के मार्केट को लूट कर क्या मिल गया? एक मतलब फॉर द टाइम बिंग पैसा तो आ गया आपके पास, लेकिन मार्केट से विश्वास तो उठ गया ना। कल को आपके साथ सूरत में कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं है। राइट। सो ये मराठों की गवर्नेंस में गलतियां रही, जो वो रेड डाल देते थे, मार्केटों को लूट लेते थे। ये बहुत गलत चीज थी। मार्केटों को खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट, द सिख्स वर एवर रेडी टू कोऑपरेट विद मराठास, बट इट गोज टू द discredit to Marathas that they did not make a proper confederacy with Sikh। सिखों ने मराठों से मदद मांगी थी पहाड़ी राजाओं के खिलाफ, मराठों ने मदद नहीं करी, बदले में सिखों ने दुरानी के खिलाफ मदद नहीं करी। ठीक है।
लैक ऑफ कोहेजन इन मराठा कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट चीज, एक तो मराठों के साथ जो है वो अलाइज नहीं जुड़े, मराठों की अपनी खुद की पॉलिसीज की वजह से अलाइज उनके साथ नहीं जुड़ रहे थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो अलाइज मिल जाते थे उन्हें, फ्रेंच मदद कर दे रहे हैं, अंग्रेज मदद कर दे रहे हैं, निजाम मदद कर रहा है, मैसूर मदद कर दे रहा है, उनकी आपस में एक दूसरे की मदद कर दे रहे हैं, बिकॉज वो उनका स्ट्रांग होल्ड है सेंट्रल इंडिया, राइट। लेकिन नॉर्थ इंडिया उनका स्ट्रांग होल्ड नहीं है। प्लस मराठे आपस में लड़ रहे हैं, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पेशवा, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम अपने अपने हिसाब से चलाएं मराठा एम्पायर को और अपने अपने हिसाब से एक एम्पायर एस्टेब्लिश करें। सो देयर वाज नो, मतलब एक सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग तो था उनमें कि हम सब मराठे हैं, लेकिन कॉमन एनिमी के साथ, समझ रहे, एक बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करने की विजन नहीं थी उनके अंदर। सब अपना अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो अफगानियों वाला सिस्टम ही था एक तरह से उनका, ठीक है, कि जो मतलब जो क्या बोलते हैं लीडर्स हैं, जो मराठा लीडर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे का मतलब सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। पेशवा सेंट्रल इंडिया में एक्टिव है, लेकिन होलकर, सिंधिया जो है वो पेशवा को, मतलब पेशवा के डायरेक्टली अंडर काम नहीं कर रहे हैं, राइट। पूरी तरह जो है पेशवा की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो, ठीक है। मोरोवर द सीनियर मराठा चीफ्स constantly bickered with one another. Each had ambitions of carving out their independent states and had no interest in fighting against a common enemy. ठीक है, और ये जो इनकी डिसयूनिटी है इसका अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया फिर, ठीक है, अफगानियों ने भी उठाया, अंग्रेजों ने भी उठाया। Some of them didn't support the idea of round battle and wanted to fight using guerrilla tactics instead of charging. So maximum जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइब, मतलब नॉट सेंट्रल एशिया बट सेंट्रल इंडिया की जो मराठा शक्तियां हैं, जैसे कि पेशवा हैं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं हेड ऑन बैटल्स में हम नहीं जीत सकेंगे। लेकिन होलकर, सिंधिया, राजपूत वाले एरिया में एक्टिव, राइट, दिल्ली में एक्टिव हो गए वो, उनको लगा कि हम हेड ऑन बैटल्स में जीत जाएंगे, जो कि फिर उनकी गलतफहमी दूर करी दुरानी ने। द मराठाज वर प्रोफिशिएंट इन गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड दे डिडंट हैव अ मैचिंग नंबर ऑफ आर्मी टू दैट ऑफ अफगान्स। अदर फैक्टर क्या क्या है देखिए, Marathas were fighting alone at a place which was 1000 miles away from their capital Pune. मराठा अपना होमलैंड से बहुत दूर थे, रीइंफोर्समेंट्स आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता, जो कि लगा भी। मराठा आर्मी वॉज ऑल्सो बर्डनड विद ओवर 300,000, 3 लाख पिलग्रिम्स who wish to worship the Hindu places of worship like मथुरा, प्रयाग, काशी। तो मराठा आर्मी के साथ जो है वो पिलग्रिम चल रही थी, ठीक है, 3 लाख लोग चल रहे हैं। सोचो 3 लाख लोगों को प्रोटेक्ट भी करना और लड़ना भी है, ठीक है। द पिलग्रिम्स वांटेड टू अकंपनी द आर्मी एज दे वुड बी सिक्योर विद देम। अपार्ट फ्रॉम जस्ट फाइटिंग द बैटल, द मराठा ट्रूप्स हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द नॉन कॉम्बेटेंट्स फ्रॉम अफगान। तो इन पिलग्रिम्स को बचाना भी अफगानियों से बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानी तो फिर जीत जाएंगे, जब अफगानी तो सबको मारेंगे, ठीक है। दैट वॉज द रीजन वाई मराठा सफर्ड हैवी लॉसेस इवन आफ्टर द बैटल। बैटल के बाद दिल्ली और दिल्ली के आसपास जहां जहां पर ये पिलग्रिम्स मौजूद थे, वहां पर मराठा आर्मी बैटल के बाद भी कई दिनों तक लॉसेस खाती रही। दे कुड नॉट रिट्रीट क्विकली एज दे वर टू प्रोटेक्ट द नॉन कॉम्बेटेंट्स फ्रॉम हु वर अकम्पनिंग देम। तो एक और कारण, मराठों को जब दिखा कि वो हार रहे हैं तो वो मैदान छोड़कर भाग नहीं सके, रिट्रीट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अगर वो रिट्रीट करते तो नॉन कॉम्बेटेंट्स जो पिलग्रिम्स हैं उन पर अटैक हो जाता। तो धीरे धीरे रिट्रीट किया उन्होंने, तेजी से नहीं किया। एक ये बहुत बड़ी कमी रह गई उनके युद्ध में, ठीक है। पेशवाज डिसीजन टू अपॉइंट, नेक्स्ट चीज, सदाशिव राव भाव एज सुप्रीम कमांडर। सदाशिव राव को अपॉइंट क्यों किया गया जब नॉर्थ के अफेयर्स में उसको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है, मारा गया। इंस्टेड ऑफ मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव proved to be unfortunate one, as Sadashiv Rao was totally ignorant of political and military situation in North India. समझ रहे हैं, सदाशिव राव को नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पता ही नहीं था। उसको नहीं पता था कि जाटों से बनाकर रखनी है, सिखों को जोड़ लूँ मैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों से नहीं पता थी। जबकि मल्हारो होलकर, तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल डिसेंशंस है मराठों के बीच में, उस वजह से भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है वो मराठे नहीं दे सके, राइट। अब बात करते हैं अंत में सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के उसके बाद के इतिहास में पानीपत की लड़ाई का क्या सिग्निफिकेंस है। द बैटल प्रूव टू बी एब्सोल्युटली डिसिसिव। सबसे पहले तो मराठों की कंप्लीट हार हुई। इट इज रिमार्क्ड दैट दो द बैटल डिडंट सेटल द क्वेश्चन ऑफ ओवरलॉर्डशिप ओवर नॉर्थ इंडिया,
बट इट डिसाइडेड हु वाज सर्टेन नॉट टू रूल इंडिया, राइट। पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो डिसाइड नहीं हुई कि नॉर्थ इंडिया पर कौन शासन करेगा, क्योंकि नादिर शाह को भी नुकसान हुआ और कंधार पर नादिर शाह को समस्या थी, राइट। नादिर शाह ने इतनी जल्दी क्यों करी यमुना पार करके अटैक करने की, क्योंकि उसका प्लान ये था कि यमुना पार करके अटैक करूंगा, ठीक है, मराठों को हराऊंगा और तुरंत कंधार निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंधार में कू हो गया था उसके खिलाफ, तख्ता पलट हो गया था वहां पर। सो कंधार जाकर अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी थी नादिर शाह को। सो नादिर शाह ने पानीपत में मराठों को हराया, बट दिल्ली में वो एडमिनिस्ट्रेशन सेट नहीं कर पाया अपना, क्योंकि उसको कंधार बचाना था। सो नॉर्थ इंडिया पर किसका कंट्रोल रहेगा ये तो फिक्स नहीं हुआ। पंजाब तक के रीजन को नादिर शाह ने अपने कंट्रोल में लिया, राइट। लेकिन दिल्ली वाला रीजन है, यहां पर जो है वो ये रीजन फिर भी डिस्प्यूटेड रह गया। इसके बाद फिर रोहिल और मुगल और मराठे आपस में लड़ते रहे दिल्ली के लिए। फाइनली अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया 1803 में, ठीक है। देयर वॉज द ग्रेट कोलैप्स ऑफ मराठा मिलिट्री पावर। मराठा मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन मराठा मिलिट्री पावर दिल्ली से नीचे मालवा वाले रीजन में आ गई, राइट। मराठा ड्रीम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर डोमिनियन ओवर द एंटायर कंट्री वाज शैटर्ड एज द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफीट ऑफ पानीपत। पानीपत में एक बार मराठा जो हारे, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने का उनका ड्रीम बिल्कुल खत्म, क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया में उनकी शक्ति को कोई मतलब वो आराम से उनको चैलेंज कर दिया जा रहा है। जाट उनको चैलेंज कर दे रहे हैं, सिख उनको चैलेंज कर दे रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड नहीं कर पा रहे मराठे। और उन्होंने फिर नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड करने की सोची भी नहीं। उन्होंने फिर अब मालवा, राजपूताना और उससे नीचे का जितना भी उनका रीजन है उसको कंसोलिडेटेड रखने की कोशिश करी। उड़ीसा की तरफ उन्होंने जो अपनी एनर्जीज को, या बंगाल की तरफ एनर्जीज को डाइवर्ट किया। The most important consequence of the Maratha defeat was that it paved the path for British supremacy in India. मराठा डिफीट के बाद ब्रिटिशर्स ने, देखिए 1761 में ना पानीपत की लड़ाई, और 1764 है बक्सर की लड़ाई। तो मराठा एक बार पानीपत में हार गए, तो अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब धीरे धीरे हमें दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देना चाहिए। तो 1764 के बाद जो है वो बंगाल से शुरू कर देते हैं अंग्रेज। सो दैट मीन्स पानीपत की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने जो है वो अपने मूव खेलने शुरू कर दिए, बंगाल को कैप्चर करना शुरू कर दिया। द पॉलिटिकल स्टार ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नाउ राइजिंग, ठीक है। यहां पर हमारा आज का टॉपिक होता है ये खत्म। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो आक्रमण हुए हैं, किन किन के, नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण को देखा। बहुत छोटा सा टॉपिक आज का, कुछ फैक्ट्स निकल कर आए, कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल कर आए, राइट। सो इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, सवाल तो इसी से बन ही सकता है। पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान_सर_हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग जानते हैं आपको कोड यूज करना है मेरा, चौहान सर हिस्ट्री, राइट। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस में जरूर आए, ठीक है। सो खत्म करते हैं आज का ये सेशन। इसके बाद कल्चर का एक सेशन आएगा, डेफिनेटली उसे फॉलो कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।